Good morning, all of you. We are again here for the mechanics of solid lecture. As you all know, in a series of solving numericals on compound bar, we are here again to solve more numericals in the current lecture. Okay, that means we are solving numericals on compound bar, or you can say more precisely, composite bar also. Okay, it's basically a it's basically a statically indeterminate system. Okay, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, statically indeterminate system. And in this system, equation of forces are not sufficient to find the unknowns in the system. Okay, that means we require a additional equation, and that additional equation is okay, what it called compatibility condition. That means the first equation is static equilibrium. When we say a static equilibrium, summation of all forces is zero in a given reference frame, and summation of all the moment from a axis or from a Susan point is a zero. And the second one is compatibility condition. ओके, ये कहाँ से आता है? फ्रॉम द डिफॉर्मेशन कंस्ट्रेंट. ठीक है, तो हमें इसी दोनों इक्वेशन को की हेल्प से हमने अभी तक जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया है और थोड़ी सी ज्योमेट्री का यूज़ किया है, तो हम उसको इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं. ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा यही है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन एंड कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन. ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं जो प्रीवियस न्यूमेरिकल से थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते हैं. सपोज वी सेलेक्ट, this is the numerical. Okay, and now we select the figure required for this numerical. Okay, let me see. I think no, it's okay. अब हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखते हैं. क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है कि थ्री वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, तीन वायर्स है जो सेम मटेरियल की है. ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शन, इसी क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है. ऑन ए रिजिड बार, ये आपकी रिजिड बार है. रिजिड बार इसका मतलब क्या है कि ड्यू टू लोड एप्लीकेशन इस रिजिड बार में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगी. ये नेम से आपको सजेस्ट हो जाना चाहिए. द लेंथ और कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे लेंथ है आपकी वायर्स की, डिफरेंट वायर की 5 मीटर, 6 मीटर एंड 8 मीटर, मतलब तीनों वायर्स की लेंथ डिफरेंट है. ठीक है, स्पेसिंग बिल्कुल यूनिफॉर्म है, 2 मीटर की स्पेसिंग है दोनों के बीच में. और एक लोड है जो अनसिमेट्रिक लोड है फ्रॉम द इंड ए से 1.6 मीटर एक्ट हो रहा है, 5 किलो न्यूटन. आपसे पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन द लोड इन ईच वायर. इससे पहले जो भी हमारा प्रीवियस केसेस था उसमें एक क्लियर स्टेटमेंट रहता था कि जो आपकी रिजिड बार है ये हॉरिजॉन्टल रहनी चाहिए थी, मतलब इसमें किसी तरह का मतलब टिल्टिंग नहीं था. कहने का मतलब ये है कि अगर इसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल रहेगी तो हम इजीली कह देते थे कि डिफॉर्मेशन इन द केस, जो अभी इस केस में एक्सटेंशन होगी वायर्स की, वो तीनों वायर की सेम होगी. तो इस केस में ये कहीं नहीं कह रहा है कि ये जो आपकी रिजिड प्लेट है इसको हॉरिजॉन्टल रहना है, मतलब इसको एक बिल्कुल प्रॉपर लाइन के अलोंग रहना है. ठीक है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हम इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं. इस क्वेश्चन में कहीं ये नहीं कह रहा है कि ये जो आपकी रिजिड प्लेट है उसको हॉरिजॉन्टल रहना. दैट मीन्स ड्यू टू दिस अनसिमेट्रिक लोडिंग, ये जो आपकी पोजीशन होगी रिजिड प्लेट की, अगर आपकी इनिशियल पोजीशन ये है रिजिड प्लेट की, तो फाइनल पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी जो आपको दिख रहा है. मतलब
कुछ मतलब हो, इसको इस तरह से आप देख सकते हैं कि ड्यू टू दिस 5 किलो न्यूटन, ये जो आपकी रड है, सॉरी ये जो आपकी रिजिड प्लेट है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये इसका इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड। तो इस क्वेश्चन में ये कहीं क्लियर नहीं किया है कि जो ए बी आपकी रिजिड प्लेट है उसको हॉरिजॉन्टल रहना है। इसका मतलब ड्यू टू दिस अनसिमेट्रिक लोडिंग वो कुछ इस तरह से, मतलब फाइनली जो इसका पोजीशन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। इसको आप मतलब इजीली ज्योमेट्री से समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब इसको अगर हम देखा जाए तो कुछ इस तरह से है कि अगर आप उस रिजिड प्लेट की बी ड्रॉ करें, सपोज कर लीजिए कि ये आपकी रिजिड प्लेट है, ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी। अगर क्वेश्चन में ये कह देता कि इस रिजिड प्लेट को हमेशा हॉरिजॉन्टल रहना है, तब आपके कॉम्पिटिबिलिटी कंडीशंस कुछ और होते। जो यहाँ आपको देख के समझ में आ रहा है कि अगर इस प्लेट को हॉरिजॉन्टल रहना है, ये तभी पॉसिबल है जब इस तीनों वायर्स की जो एक्सटेंशन होगी इस केस में वो सेम होगी। तो यहाँ तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो ड्यू टू दिस अनसिमेट्रिक लोडिंग, अब इस पे एक लोड एक्ट हो रहा था 1.6 मीटर फ्रॉम द इंड ए 5 किलो न्यूटन। तो अब जो इसकी पोजीशन चेंज होगी इस रिजिड प्लेट की ड्यू टू दिस लोड ड्यू टू दिस अनसिमेट्रिक लोड एप्लीकेशन, ये इनिशियल पोजीशन थी, कुछ इस तरह से हो जाएगी ये। सपोज कर लीजिए कि इंड ए है, ये बी है, और ये ए है, ये बी है। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो सपोज कर लीजिए कि इसका मतलब अब ये मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाएगी। अगर अब हम इस क्वेश्चन में रिजिड प्लेट का एफबीडी बनाना चाहें, सपोज कर लीजिए कि आपकी एक रिजिड प्लेट है, ओके, और इसकी कुछ फाइनल पोजीशन कुछ इस तरह से हो गई, ठीक है, और 3 वायर्स थे यहाँ पे। तो ये वायर यहाँ आ जाएगा, एक मिडिल वाला वायर था वो यहाँ आ जाएगा, और एक आपकी ये थर्ड वायर थी जो बिल्कुल यहाँ थी वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। इस कंडीशन को देखिए आप, ये ए बी है, जो फाइनल पोजीशन होगी ये ए बी डैश हो जाएगी, ए बी प्राइम हो जाएगी, मोर प्रिसाइजली यू कैन से। तो बी जो है वो यहाँ से लेके यहाँ आ गया है, ठीक है। तो अब ये जो वायर्स है, सपोज के लिए इसको आपने 1 वायर बोल दिया, इसको 2 और इसको 3, तीनों की लेंथ डिफरेंट है। ये आई थिंक 5 मीटर है और ये जो है ये 8 मीटर है इसकी लेंथ, और ये आपकी जो वायर 3 है ये आपकी 6 मीटर है, ठीक है। लेकिन तीनों वायर जो है वो सेम मटेरियल का है, तो जो भी इसकी यंग्स मॉडुलस होगी और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सेम है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अब अगर हम देखा जाए फ्रॉम द ज्योमेट्री से, तो ड्यू टू अब यहाँ क्या हो रहा है कि 1.6 मीटर जो है ए से, मतलब समझिए कि यहाँ पे ए से लोड, जो लोड एप्लीकेशन आई थिंक वो ए से नहीं है, वो वायर 1 से लेके 1.6 मीटर है। 1 से लेके 1 सॉरी मतलब जो वायर 1 से लेके 1.6 मीटर के डिस्टेंस पे लोड लग रहा है। तो अगर हम वायर 1 को बोल दें ये डिस्टेंस 2 मीटर थी और ये डिस्टेंस भी 2 मीटर है, तो 1 से लेके 1.6 मीटर मोटा मोटी लोड कुछ यहाँ लग रहा होगा, 1.6 मीटर ये डिस्टेंस होगी, ओके। उस जो डायग्राम की जो फिगर थी उसको हम लोग फिर से रिड्रॉ कर लेते हैं, चीज़ें और क्लियर हो जाएगी आपकी। देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए कि जो लोड लग रहा था वो आपकी वायर 1 से लेके 1.6 मीटर आपकी लोड लग रही थी। तो यहाँ भी केस वही है, ये वायर 1 था आपका, ठीक है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है, ये 5 किलो न्यूटन। तो अब ये वायर 1 का एक्सटेंशन जो होगा वो ये होगा, जिसको हमने बोल दिया डेल्टा 1 है। वायर 2 का डिस्टेंस ये होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डेल्टा 2 है, और वायर 3 का जो एक्सटेंशन होगा ड्यू टू दिस लोड एप्लीकेशन वो डेल्टा 3 होगा, ठीक है। अब
हम इसको एक मतलब अब हमें रिलेशन निकालनी है। सपोज कर लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि डेल्टा वन जो ये डिस्टेंस है, और डेल्टा टू जो ये डिस्टेंस है, और डेल्टा थ्री जो ये डिस्टेंस है, तीनों में क्या रिलेशन है, वो आगे हम लोग देखें मतलब कॉम्पिटिबिलिटी में। लेकिन यहाँ आप ज्योमेट्री से भी इसको देख मतलब समझ सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि इसको हम रिड्रॉ कर लें कुछ एक लाइन डायग्राम में। ओके, ओके। अब देखिए ये डिस्टेंस 2 मीटर है, और यहाँ से डिस्टेंस भी 2 मीटर है, ठीक है। तो अगर आप अब देखिए यहाँ एक ट्रेपेजॉइडल बन रहा है, इसको हमने बोल दिया कि ये ट्रेपेजॉइडल 1 है, ठीक है। सिमिलरली ये भी एक ट्रेपेजॉइडल बन रहा है, इसको हमने 2 बोल दिया। हमारे एजम्पशन के हिसाब से ये एक्सटेंशन ऑफ वायर 1 थी, ये एक्सटेंशन ऑफ वायर 2 थी, और ये एक्सटेंशन ऑफ वायर 3 थी, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजॉइडल 1 प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजॉइडल 2 इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजॉइडल 1 प्लस 2, जो यहाँ से यहाँ बन रही है, जो एक ट्रेपेजॉइडल यहाँ से लेके यहाँ बन रही है। तो एरिया क्या होती है ट्रेपेजॉइडल की? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ज्योमेट्री का यूज करके कि उस फिगर में जाइए, तो अगर आप ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल 2 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल 1 प्लस 2। बेसिक ज्योमेट्री से हम लोग देखेंगे। तो अगर हम एरिया 1 की लिखें तो एरिया 1 की क्या होगी? हाफ इंटू दिस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 पैरेलल साइड, हाइट कितनी होगी इसकी? 2 मीटर। देखिए गैप 2 मीटर दिया हुआ है, तो ये 2 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ से इसकी एरिया क्या हो जाएगी? तो एरिया ऑफ 1 क्या हो जाएगा यहाँ से, या इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? हाफ इंटू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 जो वायर 1 और 2 की एक्सटेंशन थी, इंटू हाइट इंटू 2 मीटर, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल 2 जो डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 जो एक्सटेंशंस थी वायर 2 और 3 की, इक्वल टू एरिया ऑफ 1 प्लस 2। तो आप 1 प्लस 2 में देखेंगे जो ये वाली हमारी ट्रेपेजॉइडल थी, इस ट्रेपेजॉइडल की एरिया क्या होगी? दिस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 3 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट उसकी 4 मीटर हो जाएगी। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 3 इंटू 4। यहाँ से अगर आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल एक सिमेट्रिक कंडीशन आ जाएगी। वो कुछ इस तरह से होगी कि डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 2 कितना होगा? इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 3/2। ओके, इसको आप देख लीजिए सॉल्व करके, पॉज करके भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें यहाँ से 2 कट जाएगा, ये 1 बचेगा, 2 कट जाएगा, ये 1 बचेगा, यहाँ से ये 2 बचेगा। तो यहाँ से क्या आएगा? 2 डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 3। तो यहाँ से एक चीज़ें माइनस हो जाएगी, तो फाइनली आपको क्या बचेगा? डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 3/2। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। ये एक्चुअल में जो है ये हमारे लिए कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन है। अब आप इस केस को प्रीवियस केस से कंपेयर करेंगे तो प्रीवियस केसेस में क्या होता था कि जो आपकी रिजिड प्लेट है, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड, आप देखिए इस केस में इसको हॉरिजॉन्टल ही रहना था। जब हॉरिजॉन्टल रहता था तो हम क्या कह देते इस केस में कि जो डिफॉर्मेशन है 1 की वो 2 के बराबर होगी, वो 3 के बराबर होगी, जो इस केस में एक्सटेंशन थी ड्यू टू दिस टेंसाइल लोड 1.5 किलो न्यूटन। तो यहाँ वो केस नहीं है। क्यों वो केस नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में ये कहीं भी स्टेटमेंट में कहीं नहीं मतलब इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि आपको जो आपकी जो रिजिड प्लेट है उसको हॉरिजॉन्टल रहना है। तो दैट मीन्स ड्यू टू अनसिमेट्रिक लोडिंग जो आपकी रिजिड प्लेट होगी वो क्या होगी?
कुछ इस उसकी जो मतलब पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इस पोजीशन से चेंज होकर कुछ इस पोजीशन में आ जाएगी। तो हमने ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स को यूज़ करके रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया तीनों वायर्स के इलोंगेशन के टर्म्स में। तो हमारे पास ये कॉम्पिटिबिलिटी कंडीशन आ गया। तो एक कंडीशन आ गया हमारे पास, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मोर प्रिसाइजली 2 डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 3। इसको कुछ देर के लिए आप इक्वेशंस आप अभी इसको नहीं मानिए, चीज़ें अभी हमें और चीज़ें लिखनी है, इसको आप कंडीशन के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, अब चीज़ें अब हमारे पास मैंने पहले ही बताया था कि कंपाउंड बार या कंपोजिट बीम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो ही कंडीशन है। तो पहला कंडीशन जो था हमारा, वो था हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस में क्या था कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एंड मोमेंट्स, दैट मीन समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन अ चूजन कोऑर्डिनेट इन अ चूजन रेफरेंस फ्रेम और फॉर ए रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो ज़ीरो होगा, या समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट इज ज़ीरो। ठीक है, अबाउट एनी पॉइंट और एक्सिस वाट एवर यू से। अब यहाँ क्या है कि अगर आप उस रिजिड प्लेट की अब BD बनाएं, ओके, उस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। तो अगर ये रिजिड प्लेट थी आपकी, तो इंड A यहाँ था और B ये था, तो वायर 1 जो है, सपोज कर लीजिए कि ये लोड जो है ये वायर 1 की पोजीशन है, ये 2 की पोजीशन है, और ये 3 की पोजीशन है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो अब देखिए कि वायर 1 के से 1.6 मीटर पर एक लोड 5 किलोमीटर लग रहा था। ये डिस्टेंस 1.6 मीटर थी, और इनके बीच की जो सेपरेशन थी वो 2 मीटर्स थी। ठीक है, तो अब अगर इसका BD ड्रॉ करें तो रिजिड प्लेट पे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा 5 किलो न्यूटन का। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ भी हम क्या एज्यूम करेंगे, इंस्टीड ऑफ वायर्स इस तीनों को हम लोग एज ए रोप कंसीडर करेंगे। तो यहाँ देखिए कि इस रोप पे, जब रोप से इस तरह से कंसीडर करना है कि ये रिजिड प्लेट जो है इससे इस रोप से हैंग कर रही है, तो जो आपको पता है कि रोप में टेंशन आएगा, तो ये फोर्सेस क्या होंगी, P1 वर्टिकल अप में, कलर चेंज कर देते हैं, ये P1 हो जाएगी वर्टिकल अप में, यहाँ से ये P2 हो जाएगी, और यहाँ से ये P3 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर हम रिजिड प्लेट का BD ड्रॉ करें तो इसमें वर्टिकल डाउनवर्ड में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 5 किलो न्यूटन का आएगा, और वायर्स में जो टेंशन आएगा वो P1, P2 एंड P3 होगा। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ड्यू टू अप्लीकेशन ऑफ 5 किलो न्यूटन on a rigid plate, the forces developed in each wires is a P1, P2 and P3 respectively on the मतलब respective wires। तो इसको अगर हम शॉर्ट में देखें तो एक फोर्स आपका 5 किलो न्यूटन है, ठीक है, और एक फोर्स आपकी P1 है, ठीक है, एक फोर्स आपकी P2 है, और एक फोर्स आपकी P3 है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा लिख दें कि समेशन ऑफ Fy इज 0, ओके, चूँकि यहाँ एक ही डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, तो हमने फोर्स का जो रिजोल्यूशन है वो वाई डायरेक्शन में कर लिया, और साइन कन्वेंशन जो हमारी अर्लियर स्टेटेड है कि वर्टिकली अप जो है वो पॉजिटिव है, तो ये आपकी पॉजिटिव हो गई और ये आपकी निगेटिव हो गई, हमारी चूजन साइन कन्वेंशन है। तो यहाँ से आप इतनी लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस है वो 0 है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू, इसको आप कुछ देर के लिए P बोल दीजिए 5 किलो न्यूटन को, जो 5 किलो न्यूटन है। तो यहाँ इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप न्यूटन में चेंज करके P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू 5000 न्यूटन। इसको आप कुछ देर के लिए इक्वेशन 1 बोल दीजिए। ठीक है, अब एक चीज़ लोग मिस्टेक करते हैं बार बार कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में सिर्फ फोर्स को आप बैलेंस कर देते हैं, लेकिन अगर कंप्लीट इक्वेशन देखें हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, तो समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट भी 0 है। तो आप किसी भी इंड के अबाउट अगर इसका मोमेंट निकालेंगे तो मोमेंट 0 होना चाहिए, क्योंकि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, तभी आप डिफॉर्मेशंस या एक्सटेंशंस की बात कर सकते हैं। अगर अनबैलेंस हो जाएगा मतलब मोमेंट, तो वो चीज़ें आप मतलब रोटेट कर जाएगी उस पॉइंट या एक्सिस के अबाउट। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर द सिंप्लिसिटी हमने ऐसा बोल दिया कि हम सारे जो फोर्सेस हैं उसका 1 वायर के रिस्पेक्ट में, मतलब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट में कुछ भी आप बोल दीजिए, मान लीजिए कि A प्राइम है,
तो ए प्राइम के रिस्पेक्ट में अगर सबका मोमेंट निकालेंगे तो वो ज़ीरो होना चाहिए। सपोज कर लीजिए कि ये आपकी रिजिड बार थी, ठीक है, और यहाँ से ये वायर 1 है, ये वायर 2 है और ये वायर 3 है, ठीक है। तो अगर ये 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 के अबाउट हमने मतलब मोमेंट निकालना, मतलब हम चाह रहे हैं कि हम 1 के अबाउट मतलब मोमेंट निकालें। तो फ्रॉम द स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, द मोमेंट अबाउट पॉइंट 1, जो पॉइंट आपकी A1 है, ये पॉइंट क्या है आपकी, ये पॉइंट आपकी A1 है, हमने बोल दिया कि, या ए प्राइम बोल दीजिए सिंप्लिसिटी के लिए। तो ए प्राइम के अबाउट इसका मोमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो फ्रॉम द स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन कह सकते हैं कि समेशन ऑफ द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए प्राइम इज ज़ीरो। ओके, तो ए प्राइम से लेने से में हमें मतलब आसानी ये होगी कि जो एक फोर्स जो P1 है वो ऑटोमेटिक कैंसल आउट हो जाएगा। ये P1 था, ये P2 था, ये P3 था, अगर आपको याद हो तो, जो हमने इस रिजिड प्लेट के लिए इक्वेशंस लिखा था, बी डी ड्रॉ किया था, ये फोर्स थी आपकी 5 किलो न्यूटन। तो हमारे लिए बिल्कुल एक ऑटोमेटिक फोर्स ऑटोमेटिक कैंसल आउट हो जाएगा और इक्वेशंस को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से लिख दीजिए कि फ्रॉम द स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट इज ज़ीरो एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी टेक पॉइंट A1 इज, मतलब पॉइंट जो हमने चूज किया वो A1 है। ये क्या है कि वायर 1 की लोकेशन है, वायर 1 लोकेशन है ये, ठीक है, A1 प्राइम की। तो यहाँ से क्या आएगा आपको, तो आप इसमें कह दीजिए कि क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव है और काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव है। तो अगर आप मोमेंट लेंगे तो P2 की मोमेंट कितनी आएगी, यहाँ से A1 की ये डिस्टेंस 2 मीटर है, ये डिस्टेंस फिर से 2 मीटर है, तो P2 की मोमेंट कितनी आएगी, P2 की मोमेंट आपकी काउंटर क्लॉकवाइज आएगी तो 2P2। P3 की मोमेंट आपकी देखिए A से उसकी दूरी 4 मीटर है, ये 2 और ये 2, तो 4 मीटर हो गई, तो प्लस 4P3। अब माइनस हो इसलिए होगा क्योंकि ये जो आपका 5 किलो न्यूटन है ये ए प्राइम के रिस्पेक्ट में काउंटर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज देगा, और ये डिस्टेंस आपको मालूम है 1.6 मीटर। तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 1.6 इंटू पी, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब आप P की वैल्यू रख दीजिए 2P2 प्लस 4P3 माइनस 1.6 इंटू 5000 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन आप 2 बोल दीजिए। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन से हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। पहला इक्वेशन हमें फोर्स बैलेंस करके मिला और दूसरा इक्वेशन हमें मोमेंट बैलेंस करके मिला है, ठीक है। अब हमारे पास तीसरा कंडीशन था जो हमने ज्योमेट्री से फाइंड किया था फ्रॉम द कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन, ठीक है। ये हमने मतलब कैसे फाइंड किया था कि एज द वायर्स आर ऑफ different length and the weight suspended is not symmetric। मैंने पहले ही बोला था कि वो सिमेट्रिक नहीं है। the bar will not remain horizontal, okay, and deformed as shown in figure। वो फिगर हमने क्या बनाया था कि चूंकि वो हॉरिजॉन्टल रहेगा नहीं तो बार का फाइनल फिगर क्या हो जाएगा, ये आपकी रिजिड बार थी ए बी, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से वो आपकी हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी। तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि वायर 1 का पोजीशन था तो यहाँ आ गया था, वायर 2 यहाँ आ गया था, वायर 3 यहाँ आ गया था। ये आपकी डेल्टा 1 थी जो आपकी एक्सटेंशन थी वायर 1 और 2 और N3 में, ये आपकी डेल्टा 3 थी। तो फ्रॉम द कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन हमने क्या कंडीशन फाइंड किया था, अगर आपको याद हो, एरिया निकाल के ये डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 3 बाय 2। तो यहाँ से इसको हम अप्लाई कर देंगे और हुक्स लॉ
अप्लाई कर देंगे तो हम क्या मतलब कह सकते हैं, ये डिस्टेंस 2 मीटर थी, ये डिस्टेंस भी 2 मीटर है, और यहाँ पे लोड लग रहा था आपका 5 किलो न्यूटन, ये डिस्टेंस थी आपकी 1.6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से फ्रॉम द कॉम्पिटिबिलिटी कंडीशन, फ्रॉम द कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन क्या हो जाएगा, सिमेट्री से भी आप देख सकते हैं कि डेल्टा 2 जो होगी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 3/2 के बराबर होगी। ठीक है, डेल्टा 2 क्या होगी, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 3 डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 3/2 के बराबर होगी। तो अब हम प्रीमिस्टिक बार के लिए इसका में हुक्स लॉ लिख देंगे, एंड हमारे पास जो वेल नोन एक्सप्रेशन है PL/AE का, उसे हम पुट कर देते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा कि 2 डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 3। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 इंटू डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी होगी, P2L2 अपॉन एरिया सबकी सेम है तो ये ए ही रहेगी। यंग्स मॉडुलस इसलिए सेम होगी क्योंकि तीनों वायर सेम मटेरियल की है। तो P1L1 A1 E1, सॉरी A1 E1 नहीं होगा क्योंकि सब कॉमन है, सेम वायर्स है, सेम मटेरियल्स की वायर है और उसकी एरिया भी सेम है। तो ये हो जाएगी आपकी P3L3 AE। ठीक है, यहाँ से AE कैंसिल होगा, आप L1 L2 L3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आप कह सकते हैं कि 2P2L2 इक्वल टू P1L1 प्लस P3L3। अब L2 की वैल्यू जो है आपकी वो 8 मीटर है, तो आप 8 पुट कर दीजिए, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जो डिस्टेंस थी L2 की, वो L2 की डिस्टेंस देखिए 8 मीटर है, और L3 6 मीटर है, और L1 आपकी 5 मीटर है। तो चीज़ें आपको आप पुट कर दीजिए, आप रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेंगे फोर्सेस में। ठीक है, ओके, तो P1 इंटू L1 हो गई आपकी 5 एंड P3 ये हो गई आपकी 6। इसको आप पॉज करके सॉल्व करिए। तो अगर आप गुणा भाग करिएगा तो यहाँ से कितना आएगा, ये आ जाएगा 16P2 5P1 प्लस 6P3। अब आप क्या करिए कि P2 को वैल्यू पुट कर दीजिए आप इन टर्म्स ऑफ P3। जैसे कि जब आपने मोमेंट्स लिया था तो P2 और P3 में रिलेशन एस्टेब्लिश था, आई थिंक यहाँ से। तो अगर आप यहाँ से P2 को लिखना चाहें तो P2 क्या होगा, 1.6 इंटू 5000, ये हो जाएगा आपका 8000। अब -4P3, अगर आप यहाँ से P2 को लिखना चाहें अब बटा 2। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो P2 यहाँ से क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू 4000 माइनस 2P3। ठीक है, यहीं से हमने फाइंड किया है 2P2 प्लस 4P3 इक्वल टू 8000। तो इसके आप वैल्यू निकालेंगे P2 को इन टर्म्स ऑफ P3, तो ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो आप उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से P2 क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा आपका 4000 माइनस 2P3 इक्वल टू 5P1 प्लस 6P3। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 64,000 माइनस 32P3 इक्वल टू 5P1 प्लस 6P3। ठीक है, आप इसको इसका मतलब ये P1 P3 रिलेशन है, आप रिलेशन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5P1 इक्वल टू 64,000, ओके, माइनस ये 32 अच्छे तो हो जाएगा ये आपका 38P3। तो देयरफॉर P1 इक्वल टू
5 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 12,800 माइनस 38 को डिवाइड करिएगा तो 7.6 P3। इसको आप कुछ देर के लिए इक्वेशन 3 बोल दीजिए। ठीक है, अब जो P1 P2 की वैल्यू है उसे आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 क्या थी आपकी? इक्वेशन 1 क्या थी आपकी? P1 प्लस P2 प्लस P3। इक्वेशन 1 क्या थी आपकी? P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू 5000। ठीक है, तो ये वैल्यू P1 की सारी वैल्यू को आप इन टर्म्स ऑफ P3 पुट कर दीजिए, तो P3 के टर्म में वैल्यू क्या आएगी? अभी हमने फाइन इक्वेशन 3 से 12,800 माइनस 7.6 P3। P2 क्या आई थी? 4000 माइनस 2 P3। P3 तो P3 है ही, तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ से P3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1372 न्यूटन। P2 जो आएगी एक रिलेशन में आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो P2 आएगी आपकी 1256 न्यूटन, एंड जो P1 आएगी इस इक्वेशन में फिर से पुट करने के बाद वो आएगी आपकी 2373 न्यूटन। ओके, तो हमारे पास तीनों फोर्सेस की वैल्यू नोन हो गई जो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था। तो देखिए हमने कुछ नहीं किया है, हमने बस 2 ही कंडीशंस लिखे हैं इस न्यूमेरिकल में भी। ध्यान बस ये रखा है कि जो हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिख रहे हैं यहाँ मोमेंट को भी बैलेंस कर रहे हैं। मतलब पहला इक्वेशन जो हमारा अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम था तो यहाँ हम दोनों इक्वेशंस को लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड मोमेंट। ठीक है, और दूसरा तो हमारा वेल नोन है कॉम्पेटिबिलिटी। तो एंड हमारे पास जो अननोन्स थे वो तीनों फाइंड हो गए, फोर्सेस की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल एंड understand the concept as well. Okay, okay, suppose we take more example, okay, to understand the concept more clearly. It's just an extension of this lecture, you can say. Suppose this is the compound system. Okay, here 3 bars, 3 बार है आपको दिख रही है। ये दोनों जो बार है 1 और 3 ये दोनों सेम मटेरियल की है। 1 और 3 जो है वो आपकी सेम मटेरियल की है, और जो आउटर बार है ये दोनों आउटर बार है तो ये सेम मटेरियल की है। आप इसको सिमेट्री से कह सकते हैं कि अगर इसका अगर आप फोर्स बैलेंस करें तो सेम मटेरियल की है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि आपको P1 निकालना है, P2 निकालना है और P3 निकालना है। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें P1 है, इसमें P2 है और इसमें P3 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि चूंकि 1 और 3 जो आउटर बार है वो सेम मटेरियल की है, तो जो फोर्सेस डेवलप होंगे 1 और 3 में ड्यू टू सिमेट्री वो सेम नेचर के होंगे। ठीक है, सेम नेचर के होंगे और उसकी वैल्यू भी सेम होगी। तो हमने क्या किया कि P1 और P3 को हमने बोल दिया कि वो सेम है। क्यों सेम है? ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, अब तो अगर हम अब इस पे क्या हो रहा है कि जो आपकी मिडिल बार है, जो आपकी सेंट्रल बार 2 है, उसके इंड पे सिस्टम पे एक फोर्स P लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्वेश्चन में दिख रहा है आपको। ठीक है, तो अब अब आपके पास 2 अननोन है। टेक्निकली देखा जाए तो आपके पास 2 ही अननोन है। पहला अननोन क्या है कि P1 एंड दूसरा अननोन क्या है कि P2। ठीक है, तो अब क्या हो रहा था, इसको अगर हम लोग फिर से रीड्रॉ कर लें, इस इंड पे एक फोर्स लग रहा है P, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। तो अब मैंने क्या बोला कि चूंकि आउटर बार सिमेट्रिक है दोनों फोर्सेस सेम हो जाएंगे P1 एंड ये P2। तो अगर आप इसका फोर्स बैलेंस करेंगे और आप कंपोनेंट इसका देखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, ये आपकी P1 है,
ये भी P1 है, ठीक है, ये भी आपकी फोर्सेस जो है ये P1 है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, सिमेट्रिक है। तो आप कह सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y इज 0, चूँकि ये आपकी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप फोर्स बैलेंस का इक्वेशन लिख दें कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y इज 0, तो आप कह सकते हैं कि उसका कंपोनेंट लेंगे आप P1 का इस डायरेक्शन में, तो क्या आएगा P1 cos थीटा, P1 cos थीटा, इसका भी इस डायरेक्शन में क्या होगा P1 cos थीटा। तो ये किसके बराबर होगा P के, तो डैट मीन्स 2P1 cos थीटा जो होगा 2P1 cos थीटा प्लस P2 जो होगी ये P के बराबर होगी। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ये कहाँ से आया आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम से, इक्वेशन से, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से आया ये, ठीक है। दूसरा क्या कंडीशन है, चूंकि अब अननोन्स आपके पास दो हैं तो एक इक्वेशन से तो सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। P आपकी नोन है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, तो आपके पास अननोन P1 एंड P2 ही है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है हमारी कंडीशन ऑफ कॉम्पेटिबिलिटी, मतलब कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन। ये हम किससे निकालते हैं, फ्रॉम द डिफॉर्मेशन और एक्सटेंशन क्राइटेरिया। अब सपोज कर लीजिए कि ये आपकी इनिशियल पोजीशंस थी रड की, ये मान लीजिए कि लोड लगने के बाद ये चीज़ ये आपकी 2 है और ये 1 है, इसको भी कुछ देर के लिए 1 ही मानिए। तो ये 2 इंड यहाँ आ गई तो 1 वाली इंड यहाँ आ जाएगी और ये वाली इंड भी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी जो मिडिल वाली है डेल्टा 2 है। तो अगर थीटा में बहुत चेंज नहीं आ रहा है, थीटा में ड्यू टू दिस एक्सटेंशन हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि थीटा में बहुत चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो ये फिर क्या होगी, ये मतलब 1 वाले में एक्सटेंशन होगी। तो अगर आप इस पॉइंट से, इस जंक्शन पॉइंट से इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ से जो यहाँ तक लेंथ होगी ये क्या होगी, ये डेल्टा 1 ही होगी, ठीक है। इसको आप कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि यहाँ कंडीशन अप्लाई ये है कि थीटा में बहुत चेंज नहीं आ रहा है, मतलब थीटा ड्यू टू दिस एक्सटेंशन बहुत डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं अगर आप यहाँ पे एक सेंटर रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे और इस रेडियस का एक चाप यहाँ मतलब ड्रॉ किया आपने, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस आर्क पे टेंजेंट ये बेसिकली इसकी इस पॉइंट से नॉर्मल ही होगा। तो हम कह सकते हैं इन द लिमिटिंग सेंस कि ये जो डिस्टेंस होगी आफ्टर द एक्सटेंशन ये भी डेल्टा 1 के बराबर ही होगी। ये हम तब कह सकते हैं जब थीटा में बहुत चेंज नहीं हो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए आपके पास एक रिलेशन और आ गया, ये आपकी डेल्टा 2 थी, ठीक है, और ये आपकी ये आपकी जो है ये डेल्टा 1 है और ये एंगल आपकी 90 है π/2। आपने यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो ये π/2 हो जाएगी। तो अब ये एंगल थीटा है, मैंने पहले ही बोला था कि थीटा में बहुत वेरिएशंस नहीं आ रहा है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ द लोड, ठीक है। ये एंगल π/2 थी। तो अब आप लिख सकते हैं फ्रॉम द ज्योमेट्री से कॉस थीटा क्या होगा इस केस में। अगर आपसे पूछा जाए कि इस केस में कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी तो आप कह सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए कॉस थीटा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2। कॉस थीटा क्या होगी, डेल्टा 1 प्लस अपॉन डेल्टा 2। अब आपके पास डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के रिलेशंस हैं फ्रॉम द हुक्स लॉ, जो आपकी रिलेशन है PL अपॉन AD। यहाँ से हम कह सकते हैं डेल्टा 1 जो है एक्चुअल में डेल्टा 2 कॉस थीटा हो जाएगी। देखिए आप यहाँ से डेल्टा 1 क्या हो जाएगी, डेल्टा 2 कॉस थीटा। अब डेल्टा 1 क्या हो जाएगी आपकी रिलेशंस में PL अपॉन AE से हमने उस सफिक्स को मेंटेन किया तो P1 L1 अपॉन A1 E1, ठीक है। डेल्टा 2 क्या हो जाएगी P2 L2 अपॉन A2 E2 कॉस थीटा, ठीक है। तो अब L2 की वैल्यू फिर से देखिए उस ज्योमेट्री में, तो L2 की वैल्यू क्या होगी, L2 फिर से देखिए L2 हो जाएगी आपकी L1 कॉस थीटा। L2 आपकी क्या हो जाएगी L1 कॉस थीटा। तो यहाँ से आप L2 को मतलब पुट कर दीजिए L1 कॉस थीटा, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपके लिए अब आसान हो जाएगी। अब दो ही इक्वेशंस हैं आपके पास। पहला इक्वेशंस क्या है? पहला इक्वेशंस था आपके पास 2p1 cos थीटा प्लस p2। पहला इक्वेशंस क्या था आपके पास? 2p1 cos थीटा प्लस p2 इक्वल टू p, ये इक्वेशन 1 था। दूसरा इक्वेशन क्या आ गया आपके पास कि डेल्टा 1 cos थीटा डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 cos थीटा। ठीक है, अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 आपके लिए नोन था, तो यहाँ से आ गया था P1 L1 अपॉन A1 E1 और डेल्टा 2 P2 L2 अपॉन A2 E2 cos थीटा। और L1 L2 में एक रिलेशन है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जो L2 है वो एक्चुअल में L1 cos थीटा है। तो आप चीज़ों को इस तरह से देख सकते हैं, L2 क्या है? L1 cos थीटा है। तो आपके पास दो अननोन है और दो इक्वेशंस, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल्स देखे ऑन अ स्टैटिकली इंडिटरमिनेट सिस्टम एंड इट्स एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड बार। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट and thank you for your time to that you here for this, I think 40 to 45 minutes. Thank you. We will meet again in the next class.